हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 9 10 11। आज की क्लास में हम करने वाले हैं तो 11th वाले, ठीक है, 11th की बायोलॉजी जो हमारा चैप्टर 8 चल रहा है। तो चैप्टर 8 में दो क्लासेस हमारी हो चुकी है। पहला है इंट्रोडक्शन का, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, और दूसरा हमारा है पादप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। ठीक है, या यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार, पादप कोशिका और जंतु। ठीक है, तो आज की टॉपिक कौन सी है? कैरियोटिक कैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब, इनमें जो न्यूक्लियस होगा, है ना, इनका जो केंद्रक होगा, केंद्रक केंद्रक कला से घिरा होगा। क्या होगा? केंद्रक कला से घिरा होगा, यानी कि न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। या आप ये ना बोल के ये कह सकते हो कि इनका ये जो डीएनए है ना, इनमें ये जो डीएनए है, ये डीएनए सिर्फ ऐसे ही नहीं रहेंगे, है ना, फ्री नहीं रहेंगे। इनमें केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो इनमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी, और न्यूक्लियोप्लाज्म है तो इस केंद्रक का न्यूक्लियोलस भी होगा, जिसको हम कहते हैं केंद्रिका, या हम केंद्रक की वाइफ कहते हैं, है ना। पूछा जाता है केंद्रक की वाइफ कौन है ना, तो यहाँ हमारे समाज का हस्बैंड वाइफ नहीं पूछा जा रहा है ना। इस केंद्रक की वाइफ हम किसे कहते हैं? कौन सी होती है? केंद्रिका, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है? प्रकार की। ठीक, कितने प्रकार की? दो प्रकार। एक है पादप कोशिका। ठीक है, ये क्या है? पादप कोशिका। पादप कोशिका को हम क्या बोलते हैं? प्लांट, ये प्लांट से। ठीक, और दूसरी क्या है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका को हम एनिमल सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनिमल, एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। ठीक, ये जो प्लांट सेल होगी, है ना, ये पादप कोशिका किस में पाई जाएगी? एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, पेड़ पौधों में। इसमें पेड़ पौधों में, जितने भी पेड़ पौधा होगा, पेड़ पौधों में कौन सी सेल्स पाई जाएगी? प्लांट सेल। अब ये पौधा चाहे छोटा हो, है ना, छोटा से लेकर, छोटे से लेकर बड़े पौधे, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े पौधे तक, सभी में ये पादप कोशिका यानी प्लांट सेल पाई जाती है। दूसरा है जंतु कोश। जंतु कोशिका किस में पाया जाएगा? एग्जाम्पल याद रखना, जीव जंतु, है ना, जंतुओं। अब ये जंतु, है ना, जैसे जितने भी आपके संघ वाले हैं, संघ वाले जितने भी जंतु, ठीक है, जैसे आपका मानव हो गया, पशु हो गए, ये जितने भी हैं, सभी में क्या पाया जाएगा? जंतु कोश। तो देखो, पादप कोशिका, ठीक है, पादप को हम क्या बोलते हैं? कि ये जो पादप है ना, ये जो पादप है, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते। क्या होंगे? ऑटोट्रॉफिक होते। ऑटोट्रॉफिक को हम हिंदी में कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी क्या हो गया? वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक, और ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक क्या हो जाएगा? वे जीव, है ना, जिसको हम विषमपोषी बोलेंगे, विषमपोषी। वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण वो खुद नहीं करेंगे, है ना, तो भोजन का इनमें निर्माण होगा, तो ये भोजन निर्माण की क्रिया खुद नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे जीवों, ठीक है, दूसरे के बनाए गए भोजन पे निर्भर रहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? विषमपोषी। हम विषमपोषी ना कह के इसको हम परपोषी भी कह सकते हैं। ठीक है, एक नाम हम क्या देते हैं? परपोषी। परपोषी,
सी भी कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की, एक पादप कोशिका जिसको हम प्लांट सेल कहते हैं, दूसरा जंतु कोशिका जिसको हम एनिमल सेल कहते हैं। ठीक है, पादप कोशिका किसमें पाई जाएगी? पेड़ पौधों में पाई जाती है। और जंतु कोशिका किसमें पाई जाती है? जीव जंतु पाई जाती है। ठीक, अब थोड़ा सा पादप कोशिका और जंतु कोशिका की जब आप अंतर की बात करोगे, है ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की जब हम अंतर की बात करेंगे, तो एक साइड आप क्या लिखोगे? प्लांट सेल, प्लांट सेल, है ना, और दूसरी साइड क्या है? एनिमल सेल, एनिमल यानी पादप कोशिका और जंतु, पादप और जंतु। अब आपको अंतर आप कैसे पहचानोगे कि प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल क्या है ना? पादप हम किसको कह रहे हैं, किसको हम जंतु कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो, जो पादप कोशिका होती है, ठीक है, जब आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात करो, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इन दोनों में सबसे मेन चीज क्या होती है? सबसे इन सेल की एक बाहर के आवरण होती है, उस बाहर के आवरण को हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, सेल वॉल, है ना। यानी कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति क्या होती है? प्रेजेंट होती है ना। लेकिन जब आप एनिमल सेल की बात करोगे, जंतु कोशिका की बात करोगे, जंतु कोशिका में जो सेल वॉल होगी अब्सेंट होगी, यानी कि नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, इसके बाद जो प्लांट सेल होता है उनमें कोशिका झिल्ली, है ना, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होगी। ठीक, पादप कोशिका में क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, लेकिन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं। पादप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, लेकिन जंतु में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ डायग्राम में भी है ना, डायग्राम में आपको कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, दूसरा क्या आएगा? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी हो, लेकिन सेल वाल प्लांट सेल में है, लेकिन जंतु एनिमल सेल में नहीं। ठीक है, उसके बाद जो रसधानी होती है ना, क्या होगी? रसधानी, रसधानी, धानी को हम कहते हैं वैक्यूल, है ना। ये जो वैक्यूल होगा ये प्लांट सेल में है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं है। पौधे में पादप कोशिका में रसधानियां पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में जो रसधानियां होती है वो नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं है। प्लांट और एनिमल दोनों में सेल मेम्ब्रेन यानी जो कोशिका झिल्ली है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो लिपिड प्रोटीन और फास्फेट की बनी होती है। ठीक, रसधानी प्लांट सेल में है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। ठीक है, इसके बाद हरित लवक, क्या है? हरित लवक, हरित लवक जो होगा, है ना, हरित लवक, हरित लवक को इसमें बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट सेल में है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं। क्यों? क्योंकि जो पौधे हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? ये जो प्रेजेंट है ये पौधे के लीफ में, है ना, पौधे का जो लीफ है उस लीफ में ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसी वजह से ये जो लीफ होती है वो कैसे दिखाई देती है? ग्रीन नजर आती है ना, हरे रंग की दिखाई देती है, प्लास्ट की उपस्थिति की वजह से। कि इसमें पिगमेंट है, प्लास्ट की वजह से ही ये जो पत्तियां कैसी दिखाई देंगी? ग्रीन दिखाई।
तो यहाँ पे हरित लवक नहीं हो। अब जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, सिवाय सिवाय एक को छोड़ के। हम यूग्लिना जब आप देखो, यूग्लिना में तो प्लास्ट होता है, क्योंकि यूग्लिना एक ऐसा जीव है, यूग्लिना जो है एक ऐसा जीव जो प्रोटोजोआ संघ का जीव है। इसमें इसका एक ऐसा नेचर है कि ये दिन के टाइम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। दिन के टाइम में प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और रात के टाइम में ये परपोसी वाला नेचर को अपनाता है, यानी कि रात में जब उसको सनलाइट नहीं मिलती है, जब सनलाइट नहीं मिली तो वो भोजन का निर्माण भी नहीं कर पाता। जब वो भोजन का निर्माण नहीं करता तो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, यानी कि जो जल के अंदर छोटे छोटे जीव होंगे भक्षण करने का कार्य करेगा। ये परपोसी, सिर्फ आप यूग्लिना को छोड़ के। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कोशिकांग की। किसकी बात करोगे? कोशिकांग। कोशिकांग को कहते हैं सेल ऑर्गेनल। तो ये सेल ऑर्गेनल जो होगा ये प्लांट सेल में होगा, पौधा पादप में भी होगा और जंतु में भी होगा, यानी कि दोनों में प्रेजेंट होगा। अब सेल ऑर्गेनल की जब आप बात करोगे कि सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन, एग्जाम्पल जैसे जैसे क्या होगा? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हमारा क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। माइट्रोकांडिया, एक माइट्रोकांड्रिया हो गया। इसके बाद तारक काय, तारक काय, गाल्जी काय, ठीक है, गाल्जी काय, तारक काय। एंडोप्लाज्मिक यानी ईआर है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये जितने भी है ये क्या है? कोशिका के अंग के। इन सभी का एक अपना अपना अलग कार्य। अगर न्यूक्लियस की बात करोगे, न्यूक्लियस की जब बात करेंगे, इनके अंदर क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए है। क्योंकि केंद्र के अंदर क्या होते हैं? डीएनए। डीएनए हमारा क्या? आनुवंशिक पदार्थ है। माइट्रोकांडिया के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम किसी भी कार्य को, है ना, कोई भी हमें कार्य करना है तो उस कार्य को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें कौन देगी? एटीपी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं वो कौन करेगा? डीएनए करेगा। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा कौन देगा? एटीपी। तारक काय भी सेंट्रियोल इसको कहते हैं, है ना, इसको भी सेंट्रियोल। ठीक। गाल्जी काय, गाल्जी काय हमें एंजाइम देगा। क्या देगा? एंजाइम देगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी हमें बहुत ज्यादा एंजाइम मिलेंगे। लाइसोसोम में से भी हमें एंजाइम मिलेंगे। राइबोसोम से क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। कि राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। हमारी बॉडी के विकास के लिए, है ना, हमें अपनी बॉडी को विकसित करना है, मजबूत बनना है, हमें प्रोटीन भी चाहिए, एंजाइम भी चाहिए, ऊर्जा भी, कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा भी चाहिए। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाएंगे उसके लिए क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। तो ये हमारे सेल ऑर्गेन्स होते हैं, यानी कोशिका के अंगक होते हैं। एक पूछा जाता है लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम का हम कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका का आत्मघाती थैली हम किसे बोलते हैं? आप बताओगे? लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। ठीक है, तो ये आपको एक एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको तैयार करने। ठीक, समझ में आ गया? तो ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट है ना, प्लांट में भी है और एनिमल में भी। अब हम सबसे पहली बात जो सेल वॉल की है ना, यानी कि ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, और यहाँ पे एनिमल सेल है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब अगर आप सेल ऑर्गेनल की बात करो, प्लांट और एनिमल, तो यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली होगी, है ना, ये जो कोशिका झिल्ली है, मानो ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। ठीक, और यहाँ पे भी ये कोशिका जो झिल्ली, तो
प्लांट सेल में क्या देखोगी, तो प्लांट सेल की कोशिका झिल्ली होगी, इसके ऊपर एक आवरण होगा, है ना, इसके ऊपर एक आवरण होगा, और इस आवरण को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ना कह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो प्लांट सेल में उसका भित्ति के चारों ओर एक मोटी सी क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। इसी सेल वॉल को क्या बोलते हो, कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका की भित्ति। और ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये जो कोशिका भित्ति होगी, ये बहुत मोटी होती, सेल वॉल भी मोटी होती। ठीक, लेकिन जंतुओं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या होती है, पतली होती। क्या होगी, पतली होती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बनी किसकी है, पूछा जाता है उसका झिल्ली किससे बनी है, तो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, और प्रोटीन के साथ साथ किसकी बनी होगी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लिख लो शॉर्ट में, ये जो इसका निर्माण है किससे है, लिपिड, है ना, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से क्या बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी। क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। जैसे बीज का क्या हो गया, है ना, ये मान लो एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। अब इस कोशिका में क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, देखो कोई भी सेल्स है, कोई भी सेल्स होती है, हर एक सेल्स का क्या होता है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या है, कोशिका का द्रव्य, इसका द्रव्य को क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म। ठीक, इस साइटोप्लाज्म के ऊपर, तो यहाँ पे जो लिपिड है ना, जो कोशिका झिल्ली बनी होती है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। साथ साथ बनाने हैं, साथ साथ मेरे साथ साथ आपको बनाते हुए, के बाद में का छोड़ोगे तो वो बात का की तरह ही रह जाएगा। ठीक है, तो बीच में क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, बीच में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद क्या आएगा, साइड साइड में इसकी सेल्स होगी, और सेल्स के बीच में एक चैन की, है ना, श्रृंखला के रूप में ये एक दूसरे से जुड़ी हुई। ये कैसे श्रृंखला के रूप में क्या होंगी, ये एक दूसरे से जुड़ी, कैसे जुड़ी होंगी, देखो इस
और ये बनी किसकी है? ठीक है, इनका निर्माण किससे हुआ है? ये बनी है लिपिड की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट। किसकी बनी है? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है। और ये जो चैन है, ये जो चैन थोड़ा सा आपको दूर दिख रहा है, ये दूरी में नहीं रहता है ना, ये आपस में एकदम सटे हुए रहते है ना। आपस में क्या होंगे? एकदम सटे हुए रहते हैं। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बाद ये क्या होती है? इसका झिल्ली। अब इस कोशिका झिल्ली पे प्रोटीन की कुछ संरचनाएं होती है ना। क्या होंगी? प्रोटीन की संरचनाएं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की जो संरचना बनती सभी के साइड साइड में, ये जो लास्ट वाला पार्ट होगा, इस पार्ट के ऊपर साइड साइड में सारे के ऊपर कुछ संरचनाएं बनेंगी और इन्हीं संरचनाएं को हम कहते हैं ग्लाइको, क्या बोलते हैं? ग्लाइको। ये क्या है? ग्लाइको, ग्लाइको। ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ साथ इन्हीं पे होती है लिपिड। तो क्या होगी? छोटी छोटी लिपिड की क्या होती है? बूंदी। क्या होगी? लिपिड। लिपिड के बाद लिपिड हो जाएगी। लिपिड के बाद बीच में इनका क्या होगा? अंगभूत प्रोटीन। बीच बीच में आपको यहाँ पे साइड साइड में है ना, बीच बीच की कोशिकाओं में इधर भी और इधर भी आपको क्या दिखेगा? अंगभूत। अंगभूत प्रोटीन के बाद फिर उसके ऊपर की साइड में दिखेगा परिधि प्रोटीन। ठीक है, क्या दिखेगा? परिधीय। तो यहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट होगा? परिधीय दो प्रोटीन, एक अंगभूत प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं अंगभूत। ठीक है, अंगभूत प्रोटीन। और एक क्या है? ये साइड वाली, इसको बोलते हैं परिधीय। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी कि कोशिका झिल्ली की संरचना। ठीक है, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली की संरचना है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंतु में, ये पादप और जंतु में ही उपस्थित, चाहे एक प्लांट सेल हो चाहे एक एनिमल सेल है, ये दोनों हमें क्या होती है? नजर दिखाई देती है। अब अगर इसी संरचना को अगर आप आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी में यही जो संरचना है कुछ आपकी इस प्रकार दी है। एनसीईआरटी की बुक है, खोल सकते हो। आपस में क्या है? सटे हुए हैं। ये एक चैन के रूप, श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से बाइंड होते हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया। ये आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपस में जुड़े होने के साथ साथ इनके बीच में ही है ना, इनके बीच में ही क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ साथ, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ साथ अंगभूत है, ये इसका अंगभूत। ठीक है, ये अंगभूत प्रोटीन है। और अंगभूत के साथ साथ इन्हीं के ऊपर क्या आ जाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन। इस प्रकार इधर भी ये क्या हो जाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है, खोल के देख लो। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार कुछ इसकी संरचना, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये बीच में ग्रीन वाला अंगभूत प्रोटीन, और ये जो आपकी है, ये बीच वाली जो आपकी संरचना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह जब आप क्लोरोप्लास्ट देखोगे, है ना, आगे चल के आप लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ना, हर एक चीज आपको पढ़ना, ये आपकी कोशिका झिल्ली यानी कि सेल वॉल होती है। ठीक, अब देखो आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, यूकैरियोटिक कोशिका, एनसीईआरटी की भी लाइन पढ़ लो। तो यूकैरियोटिक कोशिका, इसको हम कहते हैं समीप केंद्र की, कैरियोटिक कोशिका को हम एक नाम से और बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं समीप केंद्र की। समीप केंद्र की या यूकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्य कोशिकाएं होती हैं और इनमें केंद्रक झिल्ली युक्त पाए जाते हैं। इनका जो ये केंद्रक होगा, है ना, इनका जो केंद्रक होगा वो केंद्रक झिल्ली युक्त पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त अंगक यानी माइट्रोकांडिया, गाल्जिकाय, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, लाइसोसोम एवं सूक्ष्म नलिकाएं तथा लवक या शैवाल, कवक, ठीक है, प्लास्टिड पाए जाते हैं और केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इस प्रकार की कोशिकाएं शैवाल में, कवक में, प्रोटोजोआ में एवं बहुकोशिकीय जंतुओं व पौधों में पाई जाती है। और इन कोशिकाओं में अंगक स्तर का आंतरिक श्रम का विभाजन पाया जाता है। ठीक, यानी कि समीप केंद्र की कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होंगी, इनको हम सामान्य प्रकार की कोशिकाएं कहते हैं और इनमें जो केंद्रक होगा, इनका केंद्रक केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होगा। ठीक, इनके कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त अंगक यानी माइट्रोकांडिया, गाल्जिकाय, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, है ना, लाइसोसोम एवं सूक्ष्म नलिकाएं, लवक और प्लास्टिड भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इनमें गुणसूत्र भी होते हैं, है ना। और इस प्रकार की कोशिकाएं जो होंगी एल्गी में, फंजाई में, प्रोटोजोआ में, बहुकोशिकीय जंतु एवं पादपों में पाई जाती है। यानी कि सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ के, बैक्टीरिया हो गया और कुछ आपके, सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ के यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी में पाई जाती है। ठीक, अब यहाँ पे अंतर देखोगे तो ये आपकी पादप कोश, ये क्या संरचना है, पादप कोशिका है। इस पादप कोशिका में आपको क्या दिख रहा है, देखो सबसे पहले, है ना, ये जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या कह रहे हैं, बाह्य कोशिका। बाह्य कोशिका के बाद क्या है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है, ये जो खाली देखो, जहां पे पूरी संरचना है और जहां पे कुछ भी नहीं है, उस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य को ही कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये वाली जो संरचना है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के बगल में ही छोटी ये वाली संरचना, ये संरचना जो है, इसको हम कहते हैं राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम के बाद यहाँ पे एक संरचना है और इस संरचना को जब आप देखोगे तो ये आपको इस प्रकार की नजर आ, यहाँ पे ये एक ये हो गया, है ना, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ये क्या है, माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया क्या करती है, हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा देती है। इस रूप में एटीपी के रूप में हमें क्या देगी, ऊर्जा देने का कार्य। ठीक, इसके बाद यहीं पे प्लाज्मा झिल्ली है ना, जो प्लाज्मा झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक, सबसे पहले बाह्य कोशिका, बाह्य कोशिका के अंदर सेल वाल और सेल वाल के बाद क्या है, प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर हरित लवक, राइबोसोम, माइट्रोकांडिया, गाल्जिकाय, केंद्र की झिल्ली, है ना। अब यहाँ पे आपको देखो इसका केंद्रक दिख रहा है और केंद्र का केंद्र की झिल्ली भी। ठीक, और इसके साइड साइड में अंतःप्रद्रव्यी जालिका और बीच में ये जो संरचना है, इस संरचना को हम गाल्जिकाय कहते हैं, है ना। गाल्जिकाय के साथ साथ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है, दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका और एक होती है खुरदरी। जिसपे राइबोसोम की कण पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं चिकनी, और जिसपे राइबोसोम की कण का अभाव होता है, सॉरी, जिसपे राइबोसोम पाया जाएगा उसको खुरदरी, जिसपे नहीं होगा उसको हम चिकनी कहते हैं। और बीच में ही लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, हरित लवक हो गया, है ना, हरित लवक यहाँ पे भी है, हरित लवक यहाँ भी है। और यहाँ पे जो हरित लवक है, ये थैलेकॉइड सोकट। ये जो डायग्राम है आपका है पादप कोशिका का। तो आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आता है, पादप कोशिका या जंतु कोशिका में अंतर बताओ, या पादप कोशिका का चित्र बना।
ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं अच्छे से, ठीक। इसी तरह अब आपका आता है जंतु कोश। सारी चीजें आपको दिख, लेकिन क्या नहीं दिखेगा, इनमें आपको राजधानी नहीं दिखेगी, है ना, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, सेल वॉल नहीं मिलेगा, ये सारी चीजों का इनमें अभाव होगा। इनमें भी आपको एंडोप्लाज्मिक गाल्जी का ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको राजधानी, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल जो होगा ये दोनों चीजें प्रेजेंट होगी। बाकी इनमें भी आपको सेल ऑर्गेनल यानी केंद्रक होगा, माइट्रोकांडिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक का, ये सारी चीजें प्रेजेंट। और एक चीज होता है कि जंतु कोशिका में तारक का प्रेजेंट होता है लेकिन शायद प्लांट में नहीं, ठीक। तो ये दोनों डायग्राम आपको तैयार कर लेने। इसके बाद क्या आता है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसे नहीं होती, ठीक है। पादप एवं जंतु भिन्न भिन्न होते हैं और पादप एवं जंतु कोशिकाओं में भिन्नताएं नीचे दिए गए तालिका से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो आपको पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर, कि प्लांट सेल में और जंतु सेल में क्या अंतर है। राइट, क्या लिखोगे, पादप तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर, ठीक। तो पादप का पहले क्या देखोगे, लक्षण क्या होते हैं इनके ना, लक्षण यानी फीचर हो गया पादप कोशिका और एक साइड जंतु कोशिका। अब देखो हमने किसकी बात की है, कोशिका भित्ति। इस कोशिका भित्ति को हमने क्या बोला, सेल वॉल बोला। तो ये जो सेल वॉल है उपस्थित है सेलुलोज से होता है, यानी कि पादप कोशिका में ये जो कोशिका भित्ति होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है, क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अनुपस्थित है। जीव द्रव्य की बाहरी सीमा प्लाज्मा झिल्ली हुई, देखो प्लांट सेल में देखोगे तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप पी एम से भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो सेल वॉल होगी, यहाँ पे जो कवर होगी ये सेल वॉल होगी, ठीक है, जो किसकी बनी है, सेलुलोज की, ठीक। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सेल वॉल है ना, ये जो कोशिका भित्ति है किसमें एब्सेंट है, जंतु कोशिका में, की क्या अनुपस्थिति है। इसके साथ साथ जीव द्रव्य की बाहरी सीमा प्लाज्मा झिल्ली होती। अब इसके अंदर ये जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य में प्लांट सेल में जीव द्रव्य की दो सेल्स होती है, दो कोशिकाएं होती है, एक सेल वॉल और एक प्लाज्मा झिल्ली। और जंतु में सेल वॉल ऑब्सेंट है और इनकी प्लाज्मा साइटोप्लाज्म की सबसे बाहरी जो झिल्ली होगी वो कौन होगी, प्लाज्मा झिल्ली होगी। सबसे बाहरी झिल्ली कौन हो जाएगी, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। इसके बाद रिक्तिका, इस रिक्तिका को हम रसधानी भी कहते हैं। क्या बोलोगे, रिक्तिका को रसधानी, रसधानी को वैक्यूल भी कहते हो, वैक्यूल या फूड वैक्यूल भी कह सकते हो, ठीक, फूड वैक्यूल। तो प्राय उपस्थित होती है। दृढ़ कोशिकाओं के केंद्रक में एक बड़ी रिक्तिका होती है जिससे कोशिका रस भरा रहता है ना, ये प्राय उपस्थित होती। और पादप, है ना, और पादप कोशिकाओं के केंद्रक में बड़ी रिक्तिका होती है जिसमें कोशिका रस भरा रहता है, प्राय अनुपस्थित होती है। यदि कुछ जीवों में होती है तो अनेक छोटी या सूक्ष्म रिक्तिकाएं मिलती हैं। देखो रसधानी जो होगी, है ना, फूड वैक्यूल जो है, अक्सर करके ये पाई कहाँ जा रही है, प्लांट सेल में, पादप कोशिका में। और ये पादप कोशिका में होने के साथ साथ इसकी जो साइज होगी वो बड़ी होगी। कैसे होगी, बड़ी। देखो यहाँ पे जो रिक्तिका है इसमें जो फूड वैक्यूल है, ये आपकी क्या है, फूड वैक्यूल है। तो ये फूड वैक्यूल क्या दिख रही है, बड़ी दिख रही है, बड़ी होती है लेकिन संख्या में कम होती है। ये क्या है, बड़ी है। अब ये जो आपको बड़ी सी, ये बड़ी वाली जो संरचना, ये बड़ी वाली संरचना क्या है, रिक्तिका की है, जिसको राजधानी भी कह सकते हो, फुट वैक्यूल भी कहते हो, ठीक है। इनमें क्या होगी, होगी और बड़ी होगी। इनमें अनुपस्थित होती, अक्सर करके एनिमल में नहीं है, लेकिन अगर कुछ में होती भी है तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म होती है ना, क्या होगी, सूक्ष्म यानी कि छोटी मिलती। अब तीसरा है लवक, लवक को कहते हैं प्लास्टिड,
लवक को क्या बोलते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। जब लवक देखोगी, कुछ जीवाणु व कवकों के अतिरिक्त अन्य हरे पादपों में क्लोरोफिल युक्त हरित लवक और रंगीन वर्णी लवक या अवर्णी लवक होते। कुछ जीवाणुओं में व कवकों के अतिरिक्त कुछ बैक्टीरिया को और कुछ जो फंजाई होते हैं उनको छोड़ के अन्य हरे पादप में क्लोरोफिल युक्त लवक या रंगहीन वर्णी लवक या अवर्णी लवक होते, ये प्रेजेंट होते, अनुपस्थित होते। बाकी अगर प्लास्टिड की बात करोगे, इनमें जो प्लास्टिड होगा वो नहीं होगा, और इनमें क्या होगा? होगा। प्लांट सेल में प्लास्टिड है, एनिमल सेल में प्लास्टिड का अभाव है, नहीं, यानी कि नहीं। ठीक है। इसके बाद चौथा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरित लवक युक्त कोशिकाओं में होती और क्रिया नहीं होती। मतलब यहां समझो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या लेते हैं? 6CO2 और 6H2O, 12H2O, है ना, ये लेते हैं। लेने के बाद ये 6C6H12 तो 6 के रूप में क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, है ना। ये भोजन कैसा होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के फॉर्म। कैसा होगा? ग्लूकोज के फॉर्म। जो पौधे भोजन लेते हैं वो मंड के रूप में लेते हैं, है ना, और जो जंतु लेते हैं ग्लाइकोजन के रूप। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि जितने भी पौधे होंगे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दिखाएंगे, यानी उनमें फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगा। जब उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो वो हम उनको क्या कह सकते हैं? स्वपोषी, यानी कि जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं? हाँ, अगर जंतु में युगलीना जो हो, युगलीना अपवाद स्वरूप, युगलीना जो है ये स्वपोषी और परपोषी दोनों, क्योंकि ये दिन के टाइम में भोजन बनाने का कार्य करता है, रात के टाइम में ये परपोषी वाला नेचर अपना, पूरे दिन ये भोजन बनाएगा और खुद खाएगा। रात में जब इसको लाइट नहीं मिलेगी तो ये दूसरे जीवों पे क्या हो जाएगा? निर्भर। तो जंतु में अपवाद स्वरूप क्या होता है? युगलीना, क्योंकि ये इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये दिन में भोजन बनाएंगे लाइट के प्रेजेंस में, जब लाइट नहीं मिलेगी तो रात के टाइम में ये परपोषी वाला नेचर अपनाएंगे। ठीक। लेकिन जितने भी पौधे होंगे, कुछ कीट भक्षी पौधे छोड़ के, है ना, कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, तो जो कीट भक्षी पौधे छोड़ के बाकी जितने भी पौधे होंगे वो क्या होंगे? प्रकाश संश्लेषी होंगे, कि वो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाएंगे और उसी भोजन को वो। ठीक। अब बात आती है सेंट्रो, है ना, सेंट्रोसोम की। अब ये सेंट्रोसोम कुछ शैवालों और कवकों के अतिरिक्त अन्य पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते, यानी कि कुछ एल्गी में, है ना, कुछ एल्गी में और कुछ फंजाई में तो सेंट्रोसोम होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट। तो कुछ शैवालों में और कुछ एल्गियों में ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट हो, और सॉरी अनुपस्थित होते हैं। इनमें तर्क तंतु का निर्माण जीव द्रव्य में विद्यमान प्रोटीन तंतुओं द्वारा होता है, यानी कि कुछ शैवालों और कवकों के अतिरिक्त अन्य पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम के अनुपस्थित, सिर्फ एल्गी में और फंजाई में प्रेजेंट होंगे, बाकी सब में क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। और ये बनते कहाँ हैं? इनमें तर्क तंतु का निर्माण जीव द्रव्य में विद्यमान प्रोटीन तंतुओं के द्वारा, जीव द्रव्य में विद्यमान जो क्या होगी? प्रोटीन तंतुओं के द्वारा इनका। ठीक। सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं तथा कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतु का निर्माण करते हैं। अब जंतु कोशिका में प्रेजेंट है, और जब सेल डिवीजन होगा, है ना, कोशिका का विभाजन, उसका सेल का विभाजन कितना होता है? 2 प्रकार। अगर आप सेल डिवीजन की बात करोगे, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन। दूसरा मियोसिस,
मियोसिस डिवीजन, माइटोसिस में 2n से, है ना, संख्या बढ़ती है, लेकिन संतति कोशिका में जो गुणसूत्र होंगे कोई भी चेंज नहीं होगा। अर्धसूत्री में अगर 2n है तो 2n से क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और यहाँ 2n है तो ये भी 2n और ये भी 2n, यानी कि कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं हो। ठीक है। सेंट्रोसोम क्या है, सिर्फ कुछ एल्गी में और कुछ फंजाई में प्रेजेंट है, बाकी जितने भी अन्य पादप होंगे उनमें इनका अभाव होगा। लेकिन जंतु कोशिका जब देखोगे, जंतु कोशिका में प्रेजेंट है। और ये कब, जब सेल डिवीजन होता है। कौन सा सेल डिवीजन, या तो माइटोसिस और या मियोसिस, यानी या तो समसूत्री विभाजन या तो अर्धसूत्री विभाजन। तो ये समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये तर्क तंतु का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, तर्क तंतु का निर्माण। लेकिन इनमें क्या होगा, ये जीव द्रव्य में तर्क तंतु, है ना, इनमें तर्क तंतु का निर्माण जो होगा जीव द्रव्य में विद्यमान प्रोटीन के तंतुओं द्वारा होगा, लेकिन ये सेल के डिवीजन के दौरान। ठीक। इसके बाद लाइसोसोम, इसकी बात करते हो, लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम को हम आत्मघाती, आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। अब देखो, बहुत कम पौधों में उपस्थित, प्राय अनुपस्थित, यानी कि बहुत कम चांसेस में, बहुत ही ऐसे कम पौधे होंगे जिनमें लाइसोसोम उपस्थित होगा, बाकी सभी में अनुपस्थित। तो न्यूस्पोरा, ठीक है, न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इनकी उपस्थिति सिद्ध की गई है। एक न्यूरोस्पोरा नामक क्या है, फंजाई है, उस फंजाई में किसकी, लाइसोसोम की क्या की गई, उपस्थिति सिद्ध की गई है कि फंजाई में भी लाइसोसोम पाए जाते हैं, जिसको कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक। अब इसमें क्या है, जंतु में सामान्य रूप से उपस्थित है। जंतु सेल में आल एनिमल सेल, आल एनिमल सेल में, यानी जितनी भी जंतु कोशिकाएं होंगी, एक छोटा जंतु, है ना, एक छोटे से छोटा जंतु और एक बड़ा से बड़ा जंतु, तो सभी जंतु कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट होंगी, ये जो क्या है हमारी लाइसोसोम। ठीक। अब कोशिका विभाजन के समय नई कोशिका भित्ति बनने की क्रिया, जब सेल का डिवीजन होता है ना, कोशिका विभाजन या तो समसूत्री या तो अर्धसूत्री, कोशिका विभाजन के समय नई भित्ति बनने की क्रिया। ठीक है। तो कोशिका विभाजन के समय किसमें, पौधों में कोशिका विभाजन के समय संतति कोशिकाओं के बीच एक कोशिका पट्टी बनती है, बाद में इससे मध्य में पटलिका तथा नई कोशिका पट्टी की वृद्धि अंदर से बाहर की ओर। ठीक। कोशिका विभाजन के समय संतति कोशिकाओं के बीच जब क्या होगा, मान लो ये मातृकोशिका है ना, अब इस मातृकोशिका से क्या बनी, ये 2n, है ना, ये 2n, ये क्या बनी, डॉटर सेल बनी। क्या है, डॉटर सेल। उसका विभाजन के समय संतति कोशिकाओं के बीच एक पट्टिकी बनती है। इन दोनों के बीच में क्या बनेगी, ये जो संतति कोशिका, इस संतति कोशिका के बीच क्या बनेगी, पट्टिकी बनेगी। ठीक है। और बाद में इसके मध्य में पटलिका तथा नई कोशिका पट्टिकी की वृद्धि अंदर से बाहर की ओर होगी। जंतु में क्या होगा, इनमें संतति कोशिकाओं के बीच एक खास बनने से जीव द्रव्य दो भागों में विभक्त हो जाता। अब इनमें जब 2n, है ना, ये 2n है, अब n होगा, मानो ये एक सेल है, तो इनके बीच में एक खाच बन जाएगी। जब इनके बीच में खाच बन जाएगी तो इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, है ना, इनका जो जीव द्रव्य होगा वो जीव द्रव्य अलग हो जाएगा। किसमें, जंतु कोशिका में जब सेल का डिवीजन होगा तो इनके सेल्स में, इनकी संतति कोशिका में एक खाच बनेगी। जब वो खाच बन जाएगी तो इनका जीव द्रव्य अलग हो जाएगा। और पादप कोशिका में जब कोशिका विभाजन होगा, उनकी संतति कोशिका बनती है, तो उस संतति कोशिका के मध्य में एक पट्टी का निर्माण होता है। वो पट्टी बाद में पटलिका बन जाती है, और तथा कोशिका तथा नई कोशिका पट्टी की वृद्धि अंदर से बाहर की ओर होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो इसमें विभक्त हो जाता है, और इनमें खास बाहर से अंदर की, इनमें अंदर से बाहर, है ना, मानो ये अंदर है तो अंदर से बाहर, है ना, और जंतु में ये बाहर से अंदर। ठीक है। ऐसे इसका निर्माण होता है। इसके बाद माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई क्या है, जो माइक्रोविलाई होगी
वो पादप कोशिका में अनुपस्थित होगी, लेकिन सतह पर उपस्थित होती। कुछ कुछ जंतुओं में आप देखते हो माइक्रोबिलाई, है ना, छोटी छोटी सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो आपको प्लांट सेल में नजर आएंगे, लेकिन जंतु कोशिका में वो नहीं हो। माइक्रोविलाई जो होगी प्लांट सेल में होगी, जंतु कोशिका में अभाव होगा। अगला क्या है, संचित खाद्य पदार्थ। अब ये संचित खाद्य पदार्थ क्या है, तो खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज व स्टार्च होता है। इनमें जो संचित पदार्थ होगा, प्लांट सेल का संचित पदार्थ होता है वो होगा कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज व स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज व स्टार्च होगा, लेकिन ठीक है, संचित खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट अधिकतर और ग्लाइकोजन तथा वसा होता है। ज्यादा से ज्यादा प्लांट में खाद्य पदार्थ जो होगा, है ना, जो स्टोर होगा, है ना, संचित रूप से भोजन मिलेगा, वो मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज व स्टार्च होगा। जंतु में ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन और वसा यानी कि जो फैट होगा, है ना, फैटी फैट मिलेगा। ठीक, ये अंतर है पादप कोशिका और जंतु को। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होते हैं। ठीक है बच्चा, ये आपका यूकैरियोटिक की जो टॉपिक होगी वो खत्म कि पादप कोशिका और जंतु, ये आपका एकदम अच्छे से क्लियर। ठीक, इसके बाद पादप तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर, ये आप अच्छे से याद कर लेना, है ना। ये दोनों जो डायग्राम है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का, ये जो दो डायग्राम है, इन दोनों डायग्राम को आपको अच्छे से तैयार, ठीक, ये वाला, ये वाला, ठीक। और ये जो हमारी है कोशिका झिल्ली, अब कोई भी, अब यहाँ पे जो कोशिका होगी, है ना, ये कोशिका होगी, अगर यहाँ पे एक प्लांट भी सेल होगी, चाहे एक प्लांट सेल है चाहे एक एनिमल, चाहे प्लांट सेल होगी चाहे एनिमल सेल होगी, ये दोनों में उपस्थित होगी। और ये हमें ऐसे नहीं दिखेगी, है ना, इसको हम अगर आसानी से देखना चाहें तो ये हमें आसानी से नहीं दिखेगी। ये जब हम माइक्रोस्कोप के द्वारा, है ना, सूक्ष्मदर्शी के हाल से देखेंगे तो ये दिखाई देगी। अब फर्क क्या है प्लांट सेल की, है ना, ये क्या है, कहाँ प्रेजेंट होगी, ये मानो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ना, ये इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बाद की जो लेयर किसमें होगी, ये कोशिका झिल्ली होगी, किसमें होगी, एनिमल में होगी। लेकिन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, तो ये साइटोप्लाज्म में, है ना, साइटोप्लाज्म होगा, और इस सेल के बाद एक क्या होगी, सेल वॉल होगी, है ना, एक मोटी होगी, उस भित्ति को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। ये आपका होगा प्लांट्स में होगा। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लें। इसके बाद ये भी जो मैंने दिखाया, बस मैंने आपको समझाने के तौर पे मैं बताई हूँ, बनाना चाहते हो बना सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक, फिर यहाँ पे हमने सेल वाल ये देख लिया। ठीक, फिर कोशिकांग, कोशिकांग क्या हो गया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, तारका, ये सारे हमारे कोशिकांग होंगे। अब आगे चल के हमें एक एक कोशिकांग के बारे में पढ़ना, ना, कि केंद्र क्या है, केंद्र की संरचना क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना, ये सारे एक एक पॉइंट को पढ़नी है। ठीक, तो हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये सारी चीजों को, ठीक, ओके। बस आज की जो क्लास है यहीं पे आपकी एंड होती है ना, आज की क्लास यहीं पे एंड होती। अब आगे की जो टॉपिक, है ना, आगे की टॉपिक आपकी, इसके आगे की टॉपिक आपकी कल की क्लास यानी अगली क्लास। तब तक इस चैप्टर की जो 3 हेडिंग यानी इंट्रोडक्शन वाला, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, और आज की टॉपिक आप अच्छे से तैयार करो, कि ये दोनों या तो पादप कोशिका या तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, और इसके बाद जितने भी बच्चे हैं, इसके पीछे वाला चैप्टर यानी कि 1 से लेके 7 तक, वो चैप्टर भी अगर आप नहीं पढ़े हो, आपका नहीं तैयार है, भी जाके देख सकते। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाला जो चैप्टर हमारा क्या है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जिसमें हमने उत्तक की हम तक देखे, साथ साथ मेढक का, है ना, मेढक की बायोमॉर्फोलॉजी, तंत्रिका, तंत्र संवेदी, तो ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके, सारी एकदम क्लियर। जो बच्चा नहीं देखा वो जाके सारी क्लास को देख, ठीक है, और ये आपको रिवीजन करते रहना है। इसके बाद ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, जितने भी सारे हैं,
ये आपको एक एक प्रैक्टिस करके, बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं क्लास में। सभी बच्चों को बाय बाय।